हेलो दोस्तों, मैं हूं वर्त कुमार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मी एंड माय यूट्यूब क्लासेज। आज हम पढ़ेंगे वेस्टर्न थिंकर प्लेटो के बारे में और ये एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो पाश्चात्य विचारक हैं, ये चिंतन है और इनके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, बड़े एग्ज़ाम हो या छोटे हो। तो हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं प्लेटो के बारे में। तो आपको ध्यान रखना कि प्लेटो हैं, उनका जन्म ईसा पूर्व है, उनका जो घटनाक्रम है। तो आपको ध्यान रखना कि प्लेटो का 428 आपको ध्यान रखना है 428 ईसा पूर्व 428 ईसा पूर्व से लेकर 346 ईसा पूर्व तक। ठीक है ना, ये आपको डेट ध्यान रखनी है। ये इनका टाइम पीरियड है जिस दौरान उन्होंने अपने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। तो और प्लेटो का जन्म एथेंस, जिसको हम यूनान कहते हैं, वहाँ पर हुआ था और इनका वास्तविक नाम एरिस्टोक्लीज। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इनके नाम को ध्यान रखेंगे। इनका वास्तविक नाम है एरिस्टोक्लीज। ठीक है ना। और प्लेटो की जो उपाधि है, यानी जो प्लेटो हम जो नाम पढ़ते हैं, ये प्लेटो नाम किसने दिया है? सुकरात ने दिया था। अब ये सुकरात कौन है? तो अब जो ध्यान रखना है, प्लेटो के गुरु कहे जाते हैं। आगे हम देखें तो प्लेटो की सबसे महत्वपूर्ण जो रचना है, बार बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। द रिपब्लिक, द रिपब्लिक ये प्लेटो की महान पुस्तक है। उस इनके अंतर्गत इनके महत्वपूर्ण विचार है वो हमें जानने को मिलते हैं। तो बहुत सारे एग्जामों में ये बुक पूछी गई है कि ये किसकी है, आपको ध्यान रखना है। और इसके अतिरिक्त द स्टेटमेंट, द लॉ, ये भी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। स्टेटमेंट और द लॉ, यानी ये बहुत ही पॉपुलर पुस्तक। वैसे बहुत सारे इन्होंने अपने ग्रंथ लिखे हैं, पुस्तक लिखी है जिनमें इनके विचार हमें पढ़ने को मिले हैं। लेकिन अब ये जो है इनकी हाईलाइट पुस्तक है, जो बहुत बार रिवाइज के रूप में भी आती है। और जब हम इनके विचार पढ़ते हैं तो ये पुस्तकें सामने आती है कि इन पुस्तक में ये कहा था। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो अब जो आदर्श राज्य के बजाय वैवाहिक राज्य की कल्पना इसमें करता था। अब ये एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य में कितनी संख्या होनी चाहिए, ये पूछा जाता है। ठीक है ना। प्लेटो ने अपने एक राज्य की कल्पना की, तो उसमें कहा था कि प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य के अंदर कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न पूछा गया है। आदर्श राज्य में जनसंख्या यानी कितने लोग रहने चाहिए, ये एक प्रश्न अब ये बहुत बार पूछा गया, तो आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर उन्होंने बताई 5040, ये उन्होंने अपनी पुस्तक में इसका जिक्र किया है। दूसरा, प्लेटो की अध्ययन पद्धति दार्शनिक या निगमनात्मक कहलाती है, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ पॉइंट देखेंगे और ये जो पॉइंट वही मैं यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे बता रहा हूँ कि एग्जाम में पूछे गए हैं और रिसेंटली पूछे भी जा सकते हैं नेट या फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत। तो ये आप ध्यान रखें। तो इनकी जो पद्धति है, यानी खुद एक दार्शनिक थे, तो इसी के तहत उनकी जो अध्ययन पद्धति है, वो आप ध्यान रखें निगमनात्मक। ये इनकी अध्ययन पद्धति, आप इसको ध्यान रखेंगे। अब प्लेटो ने राजनीति शास्त्र को नैतिक शास्त्र का महत्वपूर्ण भाग माना। यानी जब हम पढ़े हैं आगे कि प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है, तो इस तरह से जब उन्होंने अपने विचार दिए हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हमें नैतिक विचारों की, नैतिक तर्क बुद्धि की हमें झलक मिलती है। क्योंकि प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? प्लेटो के अनुसार न्याय वही है कि व्यक्ति अपना कार्य करे और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे। तो इस तरह से इनके जो विचार है ये नैतिकता से जुड़े, यानी नैतिक शास्त्र से संबंधित जरा है। नेक्स्ट देखा कि निम्नात्मक पद्धति। अब ये जो निम्नात्मक पद्धति है, इस पद्धति में होता क्या है, यानी कि पद्धति किस तरह से काम करती है, किस तरह से अध्ययन इसमें किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें अध्ययन पद्धति में क्या होता है कि हम कोई भी जो अध्ययन करते हैं वो सामान्य से विशिष्ट की ओर अध्ययन होता है। इसमें अध्ययन कैसे होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी कोई ऐसी चीज़ है जो जनरली पता है, फिर उससे हम जानते हुए अनजान ऐसी चीज़ की ओर बढ़ेंगे जो एक अपने आप में विशेष होती है। तो निगमनात्मक अध्ययन पद्धति को आपको ध्यान रखना है, इसमें अध्ययन सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। आगमनात्मक पद्धति विशिष्ट से समष्टि की ओर निष्कर्ष निकालती है, जबकि दूसरी होती है, ये तो निगमनात्मक है, दूसरी आगमनात्मक, जिसको अरस्तु ने अपने अध्ययन क्षेत्र में शामिल किया था। तो उसमें क्या होता है? उसमें इसका अपोजिट होता है, यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर अध्ययन किया जाता है। आगे देखिए द स्टेटमेंट, यहाँ पे ध्यान रखना है, इनकी जो ये पुस्तक है द स्टेटमेंट,
इनके संदर्भ में सर्वोच्च संभावित राज्य का उल्लेख किया है कि कैसा राज्य होना चाहिए और इसमें कितनी जनसंख्या के बारे में और किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, तो इस बारे में स्टेटमेंट के अंतर्गत उन्होंने अपने विचार दिए हैं। अब एक दूसरी जो हम कहते हैं ये बता दिया, अब द लॉज। अब लॉज पुस्तक के अंतर्गत ये कहा है कि लॉज में अपूर्ण मानवों के बीच आदर्श शासन प्रणाली स्थापित करना संभव नहीं। उन्होंने कहा है कि जो मानवता के रूप में पूर्ण नहीं है उनमें राज्य की स्थापना या एक अच्छा आदर्श राज्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। प्लेटो स्टेटमैन की विधि के शासन की बात करता है। प्लेटो के अनुसार यूनानी नगर राज्य दो प्रकार के होते हैं। अब ये तो हमने इनके संबंध में थोड़ा सा समझा है। आगे हम देखते हैं कि इनकी जो रचना है महत्वपूर्ण, क्योंकि आपको ध्यान रखना है इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं डिस्कस करूंगा पॉइंट, और ये आप एंड तक देखें और लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है ये जिसको ज़रूरत हो आपके द्वारा शेयर करने से ग्रुप या कहीं पर उनको वो ज़रूरतें पूरी हो जाए। तो अब इस टाइम पे यही हो सकता है। नेक्स्ट देखिए इनकी रचनाओं को, द सिम्पियस, ये आप ध्यान रखेंगे। द सिम्पोजियस, और नेक्स्ट है फेडो। तो ऐसे और भी हैं जैसे टाइमस, जॉर्जियस अपोलोजी। तो ये इनकी और भी पुस्तक है, आप इसको हमेशा दिमाग में रखेंगे क्योंकि पूछा जा सकता है। तो महत्वपूर्ण जो पुस्तक हैं वो मैंने आपको शो करवा दी हैं। अब आगे देखते हैं प्लेटो के चिंतन की पद्धति व निगमनात्मक पद्धति के साथ साथ कुछ ऐतिहासिक अंशों का भी प्रयोग किया है। अब इसमें ध्यान रखना है कि प्लेटो ने अकेडमिक नामक शैक्षणिक संस्था की स्थापना की थी और 386 ईसा पूर्व में ये किया था, जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखेंगे। अकेडमी, इसकी स्थापना हुई थी 386 ईसा पूर्व, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूरोप का पहला विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है और ये प्लेटो के द्वारा स्थापित है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। नेक्स्ट है अकेडमी में, आप ध्यान रखेंगे अकेडमी में प्रवेश के लिए गणित का ज्ञान होना आवश्यक था, और इसमें ये कंडीशन थी अगर कोई भी इसमें प्रवेश ले रहा है तो इसके लिए किसका नॉलेज होना अति आवश्यक बताया उन्होंने कहा गणित का नॉलेज होना आवश्यक है अगर आप अकेडमिक में प्रवेश लेते हैं। प्लेटो सुकरात का शिष्य था, मैंने पहले ही बताया था। प्लेटो है वो किसके शिष्य थे? सुकरात के। और प्लेटो का शिष्य कौन था? अरस्तु। इस तरह से आगे देखें तो वह सुकरात के एक विचार से प्रभावित थी। सुकरात का विचार था सद्गुणी ज्ञान है, ठीक है ना, आप ध्यान रखेंगे क्योंकि सुकरात है वो गुरु रहे हैं इनके, और इस तरह से इनका जो विचार है जिससे प्रभावित हुए प्लेटो, वो विचार आपको ध्यान रखना है सद्गुण ही ज्ञान है। तो ये सुकरात की लाइन है और इस लाइन या इस विचार से प्लेटो ज़्यादा प्रभावित थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करें तो प्लेटो के अनुसार विचार यानी आइडिया, प्लेटो के अनुसार विचार आइडिया समूचे संसार का मूल तत्व है। ये भौतिक दुनिया विचारों की छाया मात्र है, इसलिए ये यथार्थ की परछाई है। अब इसमें ध्यान रखना है कि उनके अनुसार विश्व दो प्रकार का है। उन्होंने बताया कि विश्व दो प्रकार का है, विचारों की दुनिया और भौतिक और वास्तविक दुनिया। ये प्लेटो के अनुसार बताया कि ये दुनिया दो प्रकार की है, विचारों की दुनिया और भौतिक व वास्तविक दुनिया। अब हम बात करते हैं तो तत्कालीन युग में सत्य के संबंध में दो विचार प्रचलित थे। पहला तो विचार था हेरोक्लेटिस के अनुसार ये विश्व निरंतर परिवर्तनशील है। दूसरा विचार है कि पैराडिमिस के अनुसार सत्य सदैव स्थायी और अपरिवर्तनशील है। बिल्कुल ये बात महत्वपूर्ण रूप में यहाँ पे कही गई है। अब हम बात करते हैं तो प्लेटो का व्यक्ति के संबंध में क्या विचार था। प्लेटो का अनुसार व्यक्ति के संदर्भ में प्लेटो के क्या विचार रहे हैं वो हम जानेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण होगा।
तो आपको ध्यान रखना है प्लेटो ग्रीक यूनानी विचारक था। सबसे पहले तो ध्यान रखना है यूनानी विचारक का है, अब इसमें लैंग्वेज तो ग्रीक विचारक, ठीक है ना, आप ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करें, प्लेटो के अनुसार आत्मा ही व्यक्ति की पहचान है, आत्मा ही व्यक्ति की पहचान है और इस आत्मा में 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। तो अब ये ध्यान रखना है कि प्लेटो ने कहा व्यक्ति की पहचान किससे है, आत्मा से है, और आत्मा में 3 गुण होते हैं। आत्मा में कितने गुण बताए उन्होंने, प्लेटो ने 3 गुण बताए। अब ये 3 गुण क्या हैं, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और ध्यान रखें ये महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आया हुआ है। तो 3 गुण जो बताए हैं वो है विवेक। आप ध्यान रखना, प्लेटो के अनुसार व्यक्ति की आत्मा में 3 गुण पाए जाते हैं, विवेक, साहस और तृष्णा। ये 3 गुण बताए हैं और इसी से यानी आत्मा के इन तीनों गुणों से समाज में 3 वर्ग का निर्माण होता है और इन्हीं तीनों गुणों की वजह से 3 गुण की वजह से समाज में 3 वर्ग बने। समझ में आ रहा है ना। तो व्यक्ति की आत्मा में 3 गुण है, इन्हीं 3 ही गुणों की वजह से समाज में 3 वर्ग बने, समाज में 3 वर्ग बने। तो अब ये 3 वर्ग यानी विवेक, जिस व्यक्ति में, यानी ये ध्यान रखना है कि हर व्यक्ति में ये तीनों गुण होते हैं लेकिन किसी में एक गुण ज़्यादा होता है। किसी में जैसे एक व्यक्ति में विवेक ज़्यादा होगा तो इन दोनों का जो ये दोनों गुण होंगे वो कम मात्रा में बहुत ही नगण्य होंगे। इसी तरह अगर इनमें तृष्णा ज़्यादा है तो ये दूसरे गुण कम पाए जाते हैं, होते तीनों हैं लेकिन किसी में एक ज़्यादा हावी रहता है। तो इस तरह से जिस व्यक्ति में विवेक होगा तो वो व्यक्ति आगे जाकर क्या बनेगा, शासक बनेगा, यानी उसमें कौन सा शासक है तो इस तरह से वो राजा भी बन सकता है, दार्शनिक राजा। ये आप ध्यान रखें इस चीज को। नेक्स्ट बता रहा हूं कि जिस व्यक्ति में साहस गुण प्रधान है, यानी तीनों तो होते ही है लेकिन अगर जिसमें साहस की प्रधानता ज़्यादा है, जिस व्यक्ति में साहस ज़्यादा है, ऐसा गुण ज़्यादा पाया जाएगा तो वह व्यक्ति कौन से वर्ग के अंतर्गत होगा, सैनिक वर्ग, यानी देश की सेवा का काम उसके दायित्व में होगा। ध्यान रख रहे हैं ना। इसी तरह जिस व्यक्ति में तृष्णा गुण प्रधान है वह उत्पादक वर्ग होगा, यानी वह उत्पादक वर्ग यानी उत्पादन करेगा, व्यापारिक वर्ग से संबंधित होगा। समझ रहे हैं ना। इसी तरह से नेक्स्ट हम बात करें आगे तो आपको ध्यान रखना है प्लेटो का प्रसिद्ध कथन है राज्य व्यक्ति का वृद्ध रूप है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस लाइन को ध्यान रखेंगे। वो ये है कि राज्य व्यक्ति का वृद्ध रूप है। क्या बात की है, वृद्ध रूप है, ये ध्यान रखना है। राज्य है वो व्यक्ति का ये विकसित रूप है, ये बात प्लेटो ने कही है। इसके उपरांत आप देखें कि प्लेटो राज्य और समाज में अंतर नहीं करता, ये आप ध्यान रखेंगे। प्लेटो ने कहा कि प्लेटो के अकॉर्डिंग ये है कि राज्य व समाज में अंतर नहीं होता है, वह इन तीनों वर्गों का समूह बनाता है। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक वर्ग को अपनी आत्मा के गुण के अनुसार कार्य करना चाहिए, यही प्लेटो का न्याय है। वेरी इंपॉर्टेंट, यानी व्यक्ति को अपना कार्य करना है और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना, अड़ंगा नहीं हटाना, दूसरों के काम में टांग मत अड़ाइए, अपना काम कीजिए। तो इस तरह से यही प्लेटो के अनुसार न्याय, मतलब जिस व्यक्ति को जो गुण है उसी गुण के अकॉर्डिंग उस व्यक्ति को काम करना चाहिए, दूसरों के गुणों में हस्तक्षेप या दूसरे के कामों में हस्तक्षेप नहीं करना है, यही प्लेटो का न्याय है। ये एग्जाम में पूछा जाता है प्लेटो के अकॉर्डिंग न्याय क्या है। तो प्लेटो के अकॉर्डिंग यानी जिस व्यक्ति में जो गुण है उसी के अनुसार उसे कार्य करना चाहिए, या एक सिंपल सी बात कहे कि अपना कार्य कीजिए, दूसरों के कार्य में टांग नहीं अड़ाना है, ये है प्लेटो का न्याय। नेक्स्ट देखें तो आपको ध्यान रखना है कि इन वर्गों के निदान के लिए प्लेटो शिक्षा व्यवस्था की बात करता है। प्लेटो के अनुसार पूरे दर्शन में शासन व्यवस्था को एक कला माना है, एक कला, आर्ट माना है इसको। और प्लेटो ने आगे जो बात कही वो है कि राजा को सामाजिकता से दूर कर उसे सांसारिक जगत से दूर कर साम्यवाद की स्थापना का प्रयास करना चाहिए और शिक्षा और साम्यवाद द्वारा स्थापित राज्य न्यायपूर्ण होगा। प्लेटो ने कहा कि एक राज्य व्यवस्थित कब होगा, जब राजा
दूसरी सामाजिकताओं से दूर होकर सिर्फ काम करे शिक्षा और साम्यवाद के बारे में, तभी एक अच्छा राज्य स्थापित हो सकता है। और प्लेटो के अनुसार, ये आप ध्यान रखें, प्लेटो के अनुसार धोबी मोची या नई राजा नहीं हो सकता है, क्योंकि जिसमें राजा वही होगा जिसमें विवेक होगा, विवेकता होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। तो जैसे स्टार्टिंग में मैंने कहा था प्लेटो की महत्वपूर्ण पुस्तक है, हाँ, द रिपब्लिक। तो द रिपब्लिक में प्लेटो ने आदर्श राज्य की स्थापना की बात कही है, और वास्तविक में ऐसा राज्य संभव तो नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है कि प्लेटो ने आदर्श राज्य की कल्पना कौन सी पुस्तक के अंतर्गत ये कही थी। तो आप ध्यान रखेंगे, द रिपब्लिक, इसके अंदर तो उन्होंने कहा कि एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। लेकिन वास्तविकता में, व्यवहारिकता में देखें तो ये ऐसा राज्य संभव नहीं है, क्योंकि एक दायरे में किसी राज्य को बांटा या बांधा नहीं जा सकता है। तो आगे हम देखें, इनके अनुसार राज्य का निर्माण ओक के वृक्ष से नहीं, व्यक्तियों के चरित्र से हुआ है। वापिस एक बार दोहरा लेता हूँ, आप समझिए। उन्होंने कहा कि राज्य का जो निर्माण है, राज्य का निर्माण है वो ओक के वृक्ष से नहीं हुआ है, बल्कि व्यक्ति के चरित्र से हुआ है। व्यक्ति के कैरेक्टर से राज्य का निर्माण होता है। और राज्य की जो प्रकृति यानी जो नेचर है वो है आंगिक, जैविक और सावयवी, यानी कभी समाप्त नहीं होने वाला। व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को ज़्यादा प्राथमिकता दी है। अब हम बात करें रिपब्लिक के जो प्रधान पात्र पूछा जाता है रिपब्लिक पुस्तक में। अब ध्यान रखना, इन्होंने ये जो पुस्तक लिखी है ना, ये संवाद के रूप में लिखी है। मतलब दो या तीन जने जो आपस में बातें कर रहे हो, उन बातों को उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है। मतलब ये संवाद के रूप में, कन्वर्सेशन के रूप में उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। तो इसमें 3 प्रधान पात्र के बारे में बात की है, पॉलीमार्कस, एडिमेंटस और ग्लोकॉन। ये 3 पात्र हैं जिनके बारे में उन्होंने लिखा है। अब हम बात करें तो अब ध्यान रखना, दूसरा उन्होंने कहा था इसका जो निर्माण है, किसका निर्माण, राज्य का निर्माण है, वो किससे होता है, व्यक्ति के चरित्र से। ये बात आप गौर से ध्यान रखें, चरित्र से होता है। और 3 प्रधान पात्र की हमने बात करी है। अब हम बात करते हैं राज्य की उत्पत्ति, क्योंकि ये पूछा जाता है प्लेटो के अनुसार राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, कैसे राज्य अस्तित्व में आया है, वो आपको जानना है। तो देखिए, राज्य एक प्राकृतिक संस्था, हम ये जो बात करें ना, अभी प्लेटो ने क्या विचार दिए उसके अकॉर्डिंग है। तो पहला तो उन्होंने कहा कि जो राज्य है वह प्राकृतिक संस्था है। क्या है, एक प्राकृतिक संस्था, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट जो दूसरा पॉइंट है वो आप देखें यहाँ पे, तो यह विकास का परिणाम है, ये स्वाभाविक संस्था भी है। तो यह विकास का परिणाम है, जिस तरह से राज्य प्राकृतिक संस्था है और साथ ही साथ ये समय के अकॉर्डिंग विकास हुआ है, तो विकास का परिणाम है कि राज्य विकसित हुआ है। समझ में आ रहा है ना ये जो पॉइंट। इसके बाद उन्होंने कहा कि प्लेटो के अनुसार राज्य नैतिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, उन्होंने कहा कि राज्य क्या है, एक नैतिक है, नैतिक संस्था है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था उनके जो विचार है वो नैतिकता से काफ़ी समीप है, निकट है। पॉइंट जो बनता है प्लेटो के राज्य में, उन्होंने 2 तत्व जिनको महत्व दिया ही नहीं, यानी जिनको वैल्यूएबल, जो राज्य के लिए जरूरी है, इनको उन्होंने राज्य के लिए माना ही आवश्यक नहीं है, नहीं माना कि ऐसा होना चाहिए। वो 2 हैं, विधि और दंड, विधि और दंड। तो प्लेटो के राज्य में विधि और दंड, विधि और प्लेटो के राज्य में दंड और विधि को स्थान प्राप्त नहीं है। यानी उन्होंने अपने जिक्र किया कि कैसा राज्य होना चाहिए, क्या क्या सिस्टम, मतलब जिस तरह से उन्होंने एक स्ट्रक्चर रचना की राज्य की, उनके बारे में जब उन्होंने विधि और दंड के बारे में साइलेंट रहा, यानी कुछ कहा ही नहीं, जबकि ये होना जरूरी चाहिए। राज्य में दंड व्यवस्था और कानून व्यवस्था तो अति आवश्यक होती है। नेक्स्ट हम बात करें तो प्लेटो का राज्य नैतिक इसलिए है। अब ये बात की है ना कि प्लेटो ने राज्य को नैतिक माना है, तो नैतिक क्यों है, तो राज्य के मतलब प्लेटो के अनुसार राज्य नैतिक इसलिए क्योंकि वह एक दार्शनिक राजा द्वारा स्थापित है। अब ये ध्यान रखिए, क्योंकि दार्शनिक राजा है वो बुद्धिमत्तापूर्ण यानी बुद्धित्व गुण होता है, और शासन कला के साथ साथ वह एक शिक्षित व्यक्ति होता है। तो वह एक ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहता है जो नैतिक रूप में कायम हो, इसलिए उनको नैतिक माना है।
जो वास्तविकता को देखता है। प्लेटो की शासन प्रणाली विवेकशील अधिनायकता पर आधारित है। ये आप समझ गए होंगे। तो आज का अपना ये वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट दूसरे सेशन में हम मिलेंगे, सेकंड पार्ट में मिलेंगे। उसमें हम सेकंड पार्ट में प्लेटो के विचारों को समरी के साथ और पूरा करेंगे। तो आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और थोड़ा बहुत आपको लगा है कि मुझे कुछ सीखने को मिला है, तो आपका ड्यूटी बनता है कि इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।